चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था। महाराणा सांगा के उत्तराधिकारियों में अपन ने हैं जो भोजराज को पढ़ लिया, रतन सिंह को पढ़ लिया, विक्रमादित्य की हत्या हो ही गई। और उसके बाद में जो अगला जो उत्तराधिकारी सांगा का रहेगा वह रहेगा उदय सिंह, और लास्ट में फिर उदय सिंह के महाराणा प्रताप। तो इस तरीके से टोड तो इस बात को कहता है कि अगर मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही लिखा जाता। महाराणा प्रताप भी तलवार का ठक्का लगाकर इस बात को कहते हैं कि अगर मेरे और मेरे दादा के बीच में कोई और नहीं होता तो मैं कभी मुगलों की स्थापना नहीं होने देता। पर ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि पिता होगा तभी तो पुत्र होगा। तो महाराणा उदय सिंह तो आना ही थे। तो चित्तौड़ यानी मेवाड़ पर जो आज हम बिठाएंगे वह है महाराणा उदय सिंह। देखो, खानवा युद्ध के बाद में मेवाड़ की शक्ति इतनी क्षीण हो गई, यानी कि राणावंश कमजोर हो गया और राठौड़ वंश मजबूत हो गया। यानी कि मालदेव 52 विद्यों का विजेता और 58 परगनों का मालिक बन चुका था, यानी कि राठौड़ों की शक्ति। तो उस समय क्या है, शेरशाह ने आक्रमण किया गिरिसुमेल युद्ध में। मालदेव हार गया, लेकिन जब मालदेव हार गया तो महाराणा उदय सिंह ने सोचा, हालांकि ये शेरशाह लगभग 8 किलोमीटर दूरी ही था मेवाड़ से, चित्तौड़ से, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने दुर्ग की जो चाबियां हैं वो शेरशाह को सौंप दी थी। शेरशाह उन चाबियों को देकर एक मियां अहमद है, मियां अहमद, इसको चाबियां सौंप कर और ये तो आगे निकल गया। बाद में 1545 में शेरशाह की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जब महाराणा उदय सिंह गद्दी पर बैठते तो स्थिति इस तरह की थी, यानी कि मेवाड़ बिल्कुल कमजोर हो चुका था और उस कमजोर स्थिति को मजबूत करने के लिए महाराणा उदय सिंह को बहुत कुछ करना था। अब आगे क्या होता है कि महाराणा उदय सिंह के पोते का जन्म होता है, भंवर अमर सिंह। यानी कि महाराणा नहीं कहूंगा, कुंवर प्रताप के, जिसके दादा दादी जिंदा होते हैं उसके भंवर लगता है, जिसके माता पिता जिंदा होते हैं राजपूती कल्चर में, राजपूती संस्कृति में जिसके माता पिता जिंदा होते हैं उसके कुंवर लगता है, और जिसके परदादा जिंदा होते हैं उनके तंवर लगता है। तो ऐसा सौभाग्य तो हमारा कहाँ है कोई व्यक्ति, कोई 100 में से 2-4 होंगे। अब तो इतनी लंबी उम्र कोई जीता भी नहीं है। तो कहने का मतलब भंवर अमर सिंह का जन्म होता है। भंवर अमर सिंह के जन्म की खुशी में
महाराणा उदय सिंह इनके कुलदेवता एकलिंग महादेव के दर्शन करने आए। कैलाशपुरी में एकलिंग महादेव के दर्शन करने आए, वहां घूमे, इधर उधर देखा, तो सरदारों से बातचीत की उन्होंने, और सरदारों से कहा कि हमारा चित्तौड़ तो बार बार मुगलों का आक्रमण होता है, चित्तौड़ सुरक्षित नहीं है, कहीं ऐसी जगह पर सुरक्षित स्थान महल बनवाए जाएं जहां जनता सुरक्षित हो। तो जो उनके साथ सरदार थे, सलाहकार थे, उन्होंने कहा महाराणा जी ये तो सोच बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो महाराणा ने यहां महल बनवाना चालू कर, और उन महलों को कहा गया मोती महल। मोती महल यहीं पास में झाड़ी पर कोई साधु तपस्या कर रहा था। उस साधु ने महाराणा से कहा कि महाराणा आप एक काम करिए, आप यहां से थोड़ी सी दूर अपने महल बनवाइए। अगर आप वहां बनवाओगे तो आपका राजवंश हमेशा तक चलता रहेगा, यानी कि आपका कुलवंश का नाम हमेशा चलता रहेगा। तो महाराणा ने सोचा कि साधु की बात मानना चाहिए, तो यहां से तो काम छोड़ा, और इन महलों को कहा गया मोती महल। थोड़ा सा दक्षिण में महाराणा ने एक झील का निर्माण कराकर, उदय सागर झील, और एक नगर बसाया, उसका नाम है उदयपुर। यानी कि भंवर अमर सिंह का जन्म भी 1559 में होता है, उदय सागर झील का निर्माण भी 1559 में होता है, और उदयपुर जो नगर बसाया उसकी स्थापना कहने का मतलब ये भी 1559 में। यानी कि मेन चीज ये है कि उदयपुर कब बसाया, किस खुशी में बसाया। तो अमर सिंह खुशी, तो एक तो अमर सिंह पोता हुआ था, ये खुशी मान लीजिए, उदय सागर झील भी एक खुशी का ही कारण है। ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से उदयपुर बसाया, जो आपको सन याद रखना है। अब होता क्या है, होता यह है कि महाराणा उदय सिंह के एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम है शक्ति सिंह। बाद में शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत कहलाए। ये क्या है, अपने पिता से नाराज होकर और चला गया, क्योंकि शेरशाह की तो मृत्यु होगी और दिल्ली का शासक बन जाएगा अकबर। ये नाराज होकर चला गया अकबर के पास में। इनकी मुलाकात होती है धौलपुर में। धौलपुर में अकबर और शक्ति सिंह की जब मुलाकात होती है, तो अकबर कहता है कि भाई राजपूताना के लगभग सभी सरदार मेरी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, अगर मैं कभी मेवाड़ पर आक्रमण करूं तो तू मेरा क्या सहयोग करेगा। तो उस समय तो उसने कुछ जवाब दिया नहीं, लेकिन रात में इसने बैठ के सोचा कि यार मैं अपने पिता के खिलाफ अगर किसी मुगल शासक को मेवाड़ पर आक्रमण करने ले जाऊंगा तो जनता क्या कहेगी। कभी ना कभी तो मुझे पता चलेगा जनता को, कभी तो कभी पिता को भी पता चलेगा, राजपूतों को भी पता चलेगा। तो राजपूत क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी बाप के साथ गद्दारी। तो रातों रात ये धौलपुर से भगकर आ गया, कहां पे, मेवाड़। और अपने पिता उदय सिंह से कहते हैं कि पिताजी अकबर आक्रमण करने वाला है, आप तैयारियां कर लो। इस तरीके से कहने का मतलब, उस समय अकबर क्या है, अकबर जा रहा था मालवा अभियान पर। मालवा अभियान पर। लेकिन जब सुबह अकबर उठा
और रात में देखा कि यहां तो शक्ति सिंह नहीं है। शक्ति सिंह नहीं है, इसका मतलब शक्ति सिंह चला गया मेवाड़, चित्तौड़। और मुझे लगता है कि उसने चित्तौड़ अपने पिता को सजग कर दिया कि अकबर का आक्रमण हो सकता है, तो इसने मालवा अभियान तो कैंसिल किया और ये क्या करता है, ये सीधा चित्तौड़ की तरफ रवाना होता है। चित्तौड़ की तरफ रवाना होता है तो चित्तौड़ दुर्ग की व्यवस्था देखते हैं अपन। अकबर आ रहा है, यानी कि वहां से उसने रवाना हो गया अकबर। देखो आप, मैं थोड़ा सा चित्तौड़ का व्यू कर देता हूं। चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है मेसा पठार के ऊपर, ये मैंने पहले पढ़ा दिया। मेसा पठार लगभग 620 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है मेसा पठार। मेसा पठार के लगभग 620 मीटर की ऊंचाई पे, आधा किलोमीटर मान लो आप, इतनी ऊंचाई पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। अब अकबर आता है इस साइड से, इसी साइड से आएगा। अकबर जब आया तो इस बात की सूचना तो वैसे पहले लगी गई थी शक्ति सिंह के द्वारा, पर यह डिसाइड नहीं हुआ था कि अकबर आक्रमण कब करेगा। लेकिन अकबर ने तत्काल मालवा अभियान को छोड़कर चित्तौड़ अभियान आ गया। इस बात की जैसे ही सूचना लगी तो उदय सिंह ने समस्त सरदारों की मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई अकबर का आक्रमण हो रहा है, बोलो क्या करें। तो सरदारों ने सबने इकट्ठे होकर यह सलाह दी कि देखो महाराणा, खानवा युद्ध के समय, सांगा के समय हमारी शक्ति बहुत कमजोर हो, सैनिक शक्ति बहुत कमजोर हुई, काफी सैनिक मारे जा चुके हैं, और आप ऐसा करिए, आप अपने परिवार सहित पहाड़ियों पर चली जाइए ताकि परिवार सुरक्षित बच जाएगा, और दुर्ग की और जनता की रक्षा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं किसके ऊपर छोड़ूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस बात की पूर्ण जिम्मेदारी ले कि मैं मेवाड़ की रक्षा करूंगा और दुर्ग की व्यवस्था और यहां की जनता की रक्षा करूंगा। ऐसा कोई मुझे नजर तो आए, मेरी मातृभूमि को मैं किसी दूसरे के ऊपर कैसे छोड़ के चला जाऊं। महाराणा, आप ऐसी बात मत कहिए, हम आपके सेवक हैं। मेवाड़ आपकी नहीं, हमारी भी मातृभूमि है, और हम का मतलब अब कौन कौन सैनिक हैं। देखो, जो मेवाड़ दुर्ग की रक्षा के लिए जो दायित्व लिया, उन दायित्व वालों में देखिए आप, जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ अकबर ने 1565 में जब मेड़ता पर अधिकार किया था, उस समय जयमल राठौड़ मेवाड़ की शरण में, महाराणा की शरण में आ गया था। तो उस एक बात यह भी है कि यह आक्रमण करने का एक कारण यह भी है, तो जयमल राठौड़ है, ये मीरा का ही चाचा भतीजा है, मीरा का ही चाचा है रिश्ते में। जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है, ये चाचा भतीजा, ये मेड़ता के हैं, क्योंकि मेड़ता के जो मीरा के पिताजी हैं वो तो काम आ ही गए थे खानवा युद्ध में, रतन सिंह। तो जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, पत्ता चूड़ावत कह दो, पत्ता सुसोदिया कह दो,
इसके बाद में डोडिया सांडा, बहुत भयंकर योद्धा था ये लड़ता हुआ है ना, जो बनास नदी तक गया था। बाद में जिक्र करेंगे अभी इसकी। डोडिया सांडा है। और एक और खतरनाक धनुर्धर था, वह धनुर्धर है ईश्वर सिंह चौहान। ईश्वर सिंह चौहान, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है? शब्द वेदी बाण, यानी कि चौहान वंश के जो शासक हैं वो बड़े धनुर्धर थे। धनुष चलाने की विद्या उनके पास बहुत बड़ी जोरदार थी। तो ईश्वर सिंह चौहान भी धनुर्धर था, भयंकर धनुर्धर था ये। इसलिए अकबर की सेना को गढ़ के पास में आने ही नहीं दिया। इस तरीके से इन लोगों ने कहा कि हम है ना आपके पास, और इस तरीके से सारे सैनिक और सरदार, यानी कि लगभग 8,000 सेनापति और वीर योद्धाओं के भरोसे चित्तौड़ दुर्ग और वहां की जनता को छोड़कर महाराणा उदय सिंह चले जाते हैं पहाड़ियों में। जब महाराणा उदय सिंह पहाड़ियों में जाते हैं तो इस बात का पता चल जाता है अकबर को कि महाराणा उदय सिंह को इन्होंने कहीं ना कहीं पहाड़ियों में भेज दिया है, और ये पुख्ता सूचना है। तो ये एक अपने सेनापति हुसैन कुली खां को भेजता है कि महाराणा उदय सिंह को जिंदा या मुर्दा या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ के ला, ताकि दुर्ग के फाटक खोल दे। क्योंकि मेवाड़ दुर्ग के कुंभलगढ़ के फाटक खोलना इतना आसान नहीं है। तो कैसे भी करके तो उदय सिंह को जिंदा मुर्दा या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर अपने हाथ लग गए तो अपन को आसानी होगी चित्तौड़ जीतने में। हुसैन अली खां इसके नजदीक चला भी गया, महाराणा उदय सिंह के नजदीक, और कहा जाता है कि इनके बीच में बहुत झड़प भी हुई और हुसैन अली खां की एक अंगुली भी कट गई। लेकिन यह असफल होकर वापस अकबर के पास आ गया, असफल रहा। तो अकबर ने देखा यार ये इतने ऊंचे पठार पर दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग को जीते कैसे। आपको पता है अकबर के पास तोपें थी, लेकिन तोप को चलाए कैसे। इधर से जो अकबर की जो सेना आती थी, अब सेना तो इतने नीचे 620 मीटर नीचे, वहां से पत्थर फेंके तो सैनिक मर जाए अकबर के। इधर से ये ईश्वर सिंह चौहान इसकी सेना को अड़ने नहीं दे रहा था, ये इस तरीके से तीर चलाता था कि टप 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 आराम से धीरे धीरे मार रहा था। अकबर ने सोचा यार क्या करे क्या नहीं करे, समस्या बड़ी खतरनाक होती जा रही है, किस तरीके से चित्तौड़ को जीता जाए। अब देखो अकबर के दिमाग में जो आया वह मैं आपको बता रहा हूं कि अकबर के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि ऐसा करते हैं अपन इस पहाड़ी के बराबर का एक टीला बनवाते हैं। इस पहाड़ी के बराबर का एक टीला बनवाते हैं और इस टीले पे रखेंगे फिर अपन तोप, क्योंकि तोपें थी अकबर के पास में, और फिर तोपें चलाएंगे तो दुर्ग की दीवारें टूट जाएगी। आदेश दिया मजदूर बुलाए जाए, मालवा से गुजरात से काफी पैसा खर्च किया था अकबर ने इस गढ़ को इस जीतने में। बना दिया साफ टीला और उस पे तोप रखवा दी। यहां हमारे जो सैनिक थे, यहां का जो नेतृत्व कर रहे थे, ये पूर्वी द्वार है गढ़ का, इस पूर्वी द्वार का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे टोडरमल और कासिम खां। टोडरमल और कासिम खां। अब देखो आप, टीला बन गया, अकबर ने आदेश दिया कि हर 4 घंटे में
इस तोप को चलाया जाए हर 4 घंटे में। जब तोपें चलाई गई तो यहां की जनता, जो मेवाड़ की, चित्तौड़ की जनता थी, वो जनता घबरा गई। तो जनता जब घबराई तो सारी जनता मिलके और जयमल राठौड़ से मिलना चाहिए, क्योंकि जयमल राठौड़ ने इसका नेतृत्व किया था। महाराणा उदय सिंह को भेजा था कि मैं आपकी जनता की और दुर्ग की रक्षा करूंगा। जयमल राठौड़ के पास आदमी भेजे गए कि भाई मेवाड़ की, चित्तौड़ की जनता भी गढ़ में आना चाहती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जनता की रक्षा मैंने दायित्व लिया है महाराणा उदय सिंह से, चित्तौड़ की जनता के लिए दुर्ग खोल दिए जाए। तो पिछले द्वार से तमाम जितनी भी जनता थी, लगभग बताई जाती है 30,000 जनता को दुर्ग के अंदर प्रवेश दे दिया। 8,000 यहां है ऑलरेडी राजपूत सरदार। अब राजपूत सरदार उनके बच्चे बच्ची करवा के और उनकी पत्नियां करा के, कहने का मतलब यहां की संख्या 20,000 के लगभग मानी जाती है। 8,000 तो ये मेन ही थे, फिर इनकी पत्नियां, इनके बच्चे हैं, इनके रिश्तेदार हैं, महल में तो सब कुछ रहा करते थे। तो इस तरीके से पूरे महल की संख्या हो गई थी 50,000। समस्या गंभीर हो गई थी। फिर भी कोई बात नहीं, जयमल राठौड़ ने कहा टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप सुरक्षित रूप से, जनता का दायित्व मेरे ऊपर है, मैं बिल्कुल जनता को सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा। भैया हर 4 घंटे में ये तोप चलती तो अंदर के आदमी सो नहीं पाते। कभी कोई अंदर कोई घोड़ा अंदर चला जाता, कोई घोड़ा बाहर जाता, क्योंकि यहां से इसकी दूरी बहुत सारी थी। दूरी की वजह से, कहने का मतलब, तो पहुंच ही नहीं पा रही थी, घोड़ा पहुंच ही नहीं पा रहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, या दीवार के जो दीवार टूट सके। उसके बाद में कोई बूढ़ा सा सैनिक आया, ऐसा बताते हैं। उसने कहा कि मैं बताता हूं तुम्हें कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारें और दरवाजा कैसे खुलेगा। उसने कहा बताने भाई मेरे, हम तो यही बैठे कि तू बड़ा सावाद। आप कहोगे सर सावाद किसे कहते हैं? सावाद एक सुरंग तो होती है जो जमीन के अंदर से खोदी जाती है, और एक सुरंग होती है जो जमीन के ऊपर बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, ऐसे दीवारें बनाई दी जाए जिसपे एक साथ 4 हाथी चले, इतना लंबा चौड़ा कमरा, एक साथ 4 हाथी चले, और उसके ऊपर, हाथी के ऊपर, हाथी को चलाने वाला आदमी और ऊपर खड़ा होकर तलवार भी चलाए या कोई तीर भी चलाए, तो वो, कहने का मतलब, वो कमरा उसके अड़े नहीं, उसको बोलते हैं सावाद, यानी कि जमीन के ऊपर सुरंग। तो इस तरीके से, कहने का मतलब, जो इस आदमी ने सुझाव दिया सावाद बनाने का, तो यह सुझाव इसके समझ में आया और इसने क्या किया, इसने साबाद बनवाई, साहब ऐसे कमरे बनवाए बड़े बड़े, उसको साबाद मैंने बता दिया इस तरीके से। ये साबाद, अब अंदर ही अंदर सैनिक चले, हाथी चले, घोड़े चले, ऊपर से ये पत्थर डालते थे। अब तीर तो चल नहीं सकता था, ऊपर से पत्थर डालते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि रोजाना 100-150 सैनिक मर जाते थे अंदर के अंदर। मजदूर भी मरते थे, क्योंकि मजदूर भी बना रहे थे, और ताजा ही बन रहा था तो गिर भी जाता था। इस तरीके से, कहने का मतलब, ये आगे कहां पे, इस दुर्ग की दीवार के पास, इस दुर्ग की दीवार के पास में आ गए। अब जैसे ही इस दुर्ग की दीवार के पास में आए, इस तरीके से साबाद बनाते हुए एक बड़ा कमरे का रूप में, उसको ऊपरी सुरंग, जिसको सुरंग बोला जाता है एक तरीके से, एक तो अंदर की सुरंग होती है, एक ऊपर सुरंग बनाई जाती है कमरे के रूप में, बड़ा कमरा जिसमें 4-4, 5-5 हाथी एक साथ चल सके, और ये दीवार के पास में आ गए। अब दीवार के पास में आने के बाद में फिर यहां से जब अगर तोप लगाएंगे तो दीवार टूटेगी टूटेगी। तो इस तरीके से, कहने का मतलब, जब ये बनाते बनाते यहां आ गए, और फिर इन्होंने गोला दागा साहब। अब गोला कितना भयंकर बारूद वाला डाला, इसमें 80 मन बारूद एक में, और दूसरी में डाला 120 मन बारूद। मन का मतलब समझते हो बेटा आप? मन का मतलब होता है 40 किलो। एक मन 40 किलो का होता है। 80 मन और 120, कितना बारूद हो गया। क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग की दीवार, जब आप चित्तौड़ दुर्ग देखने जाओगे तो पता चलेगा कि इसकी दीवार ही तो फेमस है, चित्तौड़ दुर्ग की दीवार ही फेमस है। अब
अब गोले दागे जाते हैं, तो कहने का मतलब दीवारें इस तरीके से दरारें आ जाती है, टूटने के कंगार पे है। पर एक दो से तो टूटेगी नहीं, रात भर चलेंगे तब टूटेगा। तब जेमल राठौड़ आदेश देता है उस समय कि साके की तैयारी की जाए। रात्रि भोजन हुआ, वही 16 श्रृंगार हुए, सारी जो भी राजपूती परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार जेमल राठौड़ वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो जेमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ ने आदेश दिया कि साके की तैयारी की जाए। तो साके की तैयारी में लग गए, रात्रि भोज हुआ और सुबह 5 बजे, क्योंकि जोहर होगा चूड़ावतों के द्वारा, तो पत्ता चूड़ावत यानी कि पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, नई नई शादी हुई थी, युवा था 20-25 साल का, बहुत भयंकर योद्धा बताया जाता है जो पत्ता चूड़ावत को। फूल कंवर के नेतृत्व में तो होता है जोहर, और जेमल राठौड़, कल्ला राठौड़ और पत्ता राठौड़ के नेतृत्व में होता है केसरिया। क्योंकि आपको प्रोसीजर पता है, इस वजह से ये सारी चीजें मैंने पहले चौहानों के वंश में रणथंभौर से पहले ही ये चीजें पढ़ाई थी। केसरिया, इस तरीके से कहने का मतलब सुबह 5 बजे सारी रात्रि भोज हुआ, सब बढ़िया 16 श्रृंगार हुआ, और राजपूतों ने केसरिया कपड़े पहने, केसरिया साफा पहना, और इस तरीके से पूर्ण तैयारी के साथ में 5 बजे जोहर चालू कर दिया। समस्त रानियों ने अग्नि में कूद के जोहर। अब जैसे ही धुआं निकला तो अकबर ने पूछा भारमल से कि ये क्या है, ये अग्नि काय की है? तो भारमल ने कहा कि अकबर बादशाह, ये राजपूतों का अंतिम प्रोसीजर है। अब या तो विजय होगी या फिर वीरगति होगी, या तो राजपूत विजय होंगे या वीरगति को प्राप्त होंगे, क्योंकि जोहर हो चुका है। और भारमल ने जोहर की अग्नि को प्रणाम किया, क्योंकि यह पवित्र अग्नि मानी जाती है, क्योंकि भारमल राजपूत था। तो भारमल ने जोहर की अग्नि को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए अकबर से कहा कि बादशाह, ये विजय की अग्नि है। अब राजपूत, अब तैयार हो जाओ आप लोग, अब फाटक के दरवाजे ऑटो में खुलेंगे सुबह, अब आपको घोड़े दागने की जरूरत नहीं है, जोहर हो चुका है। अब जो अंदर जितने भी सरदार है वो केसरिया धारण कर चुके हैं, अब फाटक के दरवाजे वो खुद खोल देंगे, क्योंकि अब अंतिम लड़ाई है ये, या तो उनकी विजय होगी या वीरगति होगी। इस तरीके से कहने का मतलब ये युद्ध चला 2 रात और 1 दिन। उसमें क्या होता है, जोहर हो गया, अब केसरिया फाटक के दरवाजे खोल दिए, गढ़ के दरवाजे खोल दिए, अब युद्ध होता है साहब, भयंकर युद्ध होता है। और उसमें इतना खतरनाक युद्ध होता है कि जेमल और कल्ला, जेमल के पैर में लग जाती है, तो ये इसका भतीजा है कल्ला। कल्ला जी के आपने जगह जगह राजस्थान में देवरा देखे होंगे, मतलब देवता के रूप में माने जाते हैं। कल्ला जी राठौड़ डील में भी आते हैं, शरीर में भी आते हैं, और जगह जगह इनके राजस्थान में लगभग 1000 स्थान है कल्ला जी के। तो कल्ला से कहा कि कल्ला मेरे को कंधे पे ले, तो कल्ला ने इस तरीके से जेमल राठौड़ को कंधे पे, अपने चाचा को कंधे पे बिठा के, क्योंकि ये युवा था, और दोनों चाचा भतीजों ने दोनों हाथों में 4 तलवारें लेके, 2 तलवारें पत्ता की, 2 तलवारें कल्ला की, और 4 तलवारों से इसको मुगल सेना को काटना चालू किया। जैसे ही अकबर की नजर पड़ी ना कि भाई ये कौन है, अकबर को तो चतुर्भुज भगवान ही नजर आए डायरेक्ट सीधे कि ये 4 हाथ वाले कौन है। तो ऊपर बैठा जेमल, इधर कल्ला खचाखच काट रहे। तो इस तरीके से जब इनकी वीरता को देखा ना, तो अकबर भी घबरा गया। तो अकबर ने क्या कहा, अकबर ने आदेश दिया कि मेरी बंदूक मंगवाई जाए। तो इसकी बंदूक का नाम था संग्राम। ये भी आपको याद रखना है, ये किताबों में गाइडों में नहीं मिलेगी बेटा।
अकबर की तलवार का नाम है संग्राम। बाकी अकबर के बारे में सारी तो अपन इसमें इनके बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्या नाम है, हल्दी घाटी में, कि इसके घोड़े का नाम क्या था, इसके हाथी का नाम क्या था, इसका क्या था। लेकिन मेन जो चीज इसने उपयोग किया है किसके लिए, जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ के लिए संग्राम बंदूक का प्रयोग किया है। और संग्राम बंदूक मंगवाकर यानी कि दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पत्ता चूड़ावत के बारे में कहा जाता है कि ये इतना बहादुर था, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे सामने वाले मुगल सैनिकों के। तो हाथी को आदेश दिया और हाथी ने सूंड में लेकर इसको मारा है। और वो हाथी जब इसको लेके आ रहा था तो सैनिकों से पूछा, अकबर ने सेनापतियों से पूछा कि ये कौन है, कि ये भयंकर योद्धा है। इसके आसपास कम से कम 5-25 व्यक्ति थे, जो मुझे लगता है कि मेन सरदार यही है। डोडिया सांडा भी बड़ा खतरनाक था। डोडिया सांडा मैंने कहा था ना, अकबर की सेना के वहां तक बनास नदी के किनारे तक ये लड़ता हुआ गया था। इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि जब जौहर हो गया यानी कि साका हो गया और जौहर और केसरिया फुल कवर के नेतृत्व में, यानी कि ये पत्ता की पत्नी है, क्योंकि चूड़ावतों को ही जौहर करने का अधिकार है मेवाड़ में। तो ये पत्ता चूड़ावत है, तो ये फूल कवर इसकी पत्नी है। जवानी थे, 20-25 साल की शादी हुई थी। और केसरिया जयमल कल्ला राठौड़, पत्ता राठौड़, डोडिया, जब ये संग्राम बंदूक से इनका कहने का मतलब ये करके आ रहा था, तब इस समय इस फाटक से जब ये घुसा, इस द्वार से, ये पूर्वी द्वार है जहां टोडरमल और ये दूसरा द्वार है, जब इससे अंदर इसने हाथी से धक्का लगवाया उस दरवाजे पे, तो ऊपर ही ईश्वर सिंह चौहान बैठा हुआ था। ईश्वर सिंह चौहान ने सीधा अकबर पर अटैक किया और कहा जाता है कि अकबर और ईश्वर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। ईश्वर सिंह भी मारा जाता है, वीरगति को प्राप्त होते हैं सारे सैनिक। कहने का मतलब यानी कि 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर केसरिया हटाकर मुगलों का झंडा लगा दिया जाता है। कहा जाता है 3 दिन रुका था अकबर और चला गया। इसका जो एक सेनापति था आसफ खां, इसको संभलाकर ये चला गया था। इस तरीके से कहने का मतलब महाराणा उदय सिंह का ये जो पार्ट है ये हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद में महाराणा उदय सिंह के बाद में जो प्रतापी शासक, वीर शासक जो आएंगे वह है महाराणा प्रताप। उनको पढ़ेंगे अपन कल। उनकी और भी बहुत सारी डिटेल है। महाराणा प्रताप के बाद में ये कितने पुत्र थे, किसके थे, वो सारी डिटेल, किस तरीके से महाराणा ने, कहने का मतलब क्योंकि महाराणा का जो विशेष जो प्रेम था, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसमें जब महाराणा उदय सिंह ने सुना कि साका हो चुका है, जौहर और केसरिया हो चुका है, तो फिर जैसे ही उन्होंने सुना जयमल पत्तार ये सब शहीद हो चुके हैं, तो वह कहा जाता है कि वह बीमार हो गए और बीमार होते होते धीरे धीरे वह मर गए। इस तरीके से कहने का मतलब फिर वो उन भटियाणी पर ज्यादा प्रेम था उनका। छोटी छोटी जो रानी थी और उसका पुत्र था जगमाल, उसको शासक बनाकर चले गए थे। ये सारी विस्तार से अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।